नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी आप जस्ट कहा था कि आज ये टेस्ट रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। रीज़न ये है कि आप लोग जो पुराना डेट देख लिए ना, आप लोग को लगा कि सर बहुत पुराना क्वेश्चन है। मेरे मित्र एक्चुअली है क्या कि 2003 में जो क्वेश्चन पूछा गया वापस उसको 17-18 में भी पूछा गया है ना। तो ऐसा नहीं आ तो क्या हुआ कि टाइपिंग के टाइम पे वो 3 वाला डेट आ गया और बाद वाला डेट आया ही नहीं, है ना। तो जिसके कारण आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। टेंशन नहीं लेना है, कल से जब टेस्ट लाइव होगा तो वो सारे के सारे क्वेश्चन 2021 वाले ही होंगे और 18 वाले होंगे। उससे पहले के क्वेश्चन को अभी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर होंगे तो उसे ले लिया जाएगा, बट मॉडल एकदम 2020, 21, 18, 19, 20 यही रखा जाएगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। पहला सवाल आपके सामने है। एकदम मेरे मित्र तेजी तेजी में सवाल को देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए पहला सवाल अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको एक चीज याद आएगा। क्या आप लोग पढ़े होंगे पावर सर्च इंडिसेस में कि कभी कोई सवाल रूट ए प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में रहता है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। हम मेरे मित्र इसको ब्रेक करते हैं, साइन चेंज करके हम ऊपर लिखते हैं और दोनों के स्क्वायर का अंतर नीचे लिखते हैं। यही लिखते हैं ना। हाँ, बशर्ते ये ध्यान रखना कि इधर कौन सा वैल्यू रखना है, इधर बड़ा वैल्यू रखना है और इधर मेरे मित्र हमें कौन सा वैल्यू रखना है, छोटा वैल्यू रखना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो माइनस कॉमन वगैरह लेकर के ऐसा कर लेना। आज देखो बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है, बिल्कुल पहले से ऐसा है। हाँ, एक बात और है कि दोनों पे रूट होना चाहिए। इस पे रूट है, इस पे रूट नहीं है, तो बोलो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 को तो रूट 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ मेरे मित्र काम करते हैं। अब देखो ये 3 रूट 2 अपनी जगह। मैंने क्या कहा है, मैंने मेरे मित्र आप लोगों से ये कहा है कि बस साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर में जो लिखा है उसको एज इट इज रहने दीजिए और इसको साइन चेंज करके ऊपर लिख दीजिए। लीजिए साइन चेंज करके ऊपर लिख दिए और दोनों के स्क्वायर का अंतर मेरे मित्र इसको नीचे लिख दिए, ठीक है। और माइनस ये 2√6। अब देखिए स्क्वायर का अंतर मेरे मित्र ऊपर लिखिए, दोनों के साइन चेंज करके मेरे मित्र ऊपर लिखिए, ठीक है। और इन दोनों के स्क्वायर का अंतर नीचे लिखिए। प्लस यहां भी जरा देखिए मेरे मित्र ये 2√3 हो गया, ठीक है। और यहां इसको साइन चेंज करके ऊपर लिखिए √6 और माइनस √4 और बटे दोनों के स्क्वायर का अंतर मेरे मित्र नीचे लिख दीजिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे मित्र यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा √12 माइनस √6 माइनस हो जाएगा √18 और प्लस हो जाएगा √6, ठीक है। और मेरे मित्र ये देखिए प्लस हो जाएगा ये √3 गुना √6 तो हो जाएगा कितना √18। √3 गुना √6 कितना हो जाएगा, √3 गुना √6 हो जाएगा 18। कितना मेरे भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 गुना √4 हो जाएगा माइनस √12 हो जाएगा। अब आप देखो जरा सा, प्लस में √12 माइनस में √12 माइनस में √6 प्लस में √6 माइनस √18 प्लस में √18 कट गया, सब का सब घट के 0 हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, 0। आंसर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है मेरे मित्र। अगला सवाल ये क्या है, जरा इसको देखो। ये भी कुछ इस तरह का सवाल है जो कभी भी रिपीट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको जम के देखो। अब दोस्त मेरे इसको देखोगे 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5, ये 3 बार 4 की पावर 5 है, जिसे हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 की पावर 5 और टोटल डिवाइडेड बाय 2 बार 3 की पावर 5 जुड़ रहा है, लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 5, ठीक है। और इनटू मेरे मित्र जरा इसको देखिए, ये जरा इसको देखिए, ये क्या है, ये मेरे मित्र है 6 है। 6 की पावर 5 कितनी बार जुड़ रहा है, 4 बार जुड़ रहा है, 4 बार। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुना 6 की पावर 5 टोटल डिवाइडेड बाय 3 बार 2 की पावर √5 जुड़ रहा है, तो हो जाएगा 3 गुने 2 की √5 और बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर n। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये 3 गुने 2 का स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये 4 तो 2 की पावर 2 है ही। ये देखो 6 की पावर 6 की पावर 5 है, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 तो हो जाएगा 2 की पावर 5 भी और 3 की पावर भी 5,
टोटल डिवाइडेड बाय ये मेरे मित्र क्या होगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, पहले रहने दो ऐसे ही, 2 और गुने 3 की पावर 5 और यहाँ 3 गुने 2 की पावर 5 और बराबर मेरे मित्र 2 की पावर n। अब देखो मेरे भाई इससे ये कट गया, अब देखो इससे ये भी कट गया, 3 से 3 भी कट रहा है। आधार समान गुना में पावर जुट के 12 होगा और 12 पावर में 1 पावर घट जाएगा 2 की पावर 11 बराबर 2 की पावर n। आधार समान तो पावर ही समान, आधार बराबर तो पावर भी बराबर, तो n का मान हो जाएगा 11। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 11 11 11 11 11। कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए मेरे मित्र चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल ये रहा, जरा इसे पेशेंस रखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ये बेसिक सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिए कहा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल दोनों के दोनों 6 है। अब जरा ठहरिए, बोलिए, अगर हम यहाँ पे बड़ी संख्या को b मान लेते हैं और मेरे मित्र हम यहाँ पे छोटी संख्या को a मान लेते हैं, तो आप ही जरा सोचिए, क्या आपसे क्या बोला कि सर बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दें तो हमारा भागफल भी 6 आता है, शेषफल भी 6 आता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा भागफल भी 6 आता है और हमारा शेषफल भी 6 आता है। तब तो मेरे मित्र हमारा संख्या क्या होगा, यानी भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर हो जाएगा क्या, भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। 3 को मना के कट जाएगा तो ये b हो जाएगा और ये मेरे मित्र 2a और प्लस 2 हो जाएगा। अगर b को हम उस पार ले जाते हैं, ठीक है, तो 2a और माइनस b, 2 को इस पार लेके आ जाओ, -2 इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरे मित्र बेसिक सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए अगला लिखा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल मेरे मित्र 3 आता है। अब छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या तो a है, हाँ, तो आप कहेंगे छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दें तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। तब तो मेरे मित्र हमारा ये भाज्य क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल 2b और प्लस शेष, शेष कितना है 3 है। अब 2b को इधर ले आओ तो 5a और -2b बराबर 3 इक्वेशन सेकेंड। आप घबराओ मत, दोनों को सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसमें 2 से गुना कर लो ताकि b कट जाएगा। सॉल्व करने का मतलब किसी एक को काटना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया, अब मेरे मित्र उसको ले आओ। अब उसको ले आया तो 5a, ठीक है, और माइनस हो गया 2b और इक्वल्स टू कितना 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे भाई साइन चेंज कर दो, जैसे साइन चेंज करोगे इसकी कहानी ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ से ये 4a में से 5a गया तो -a बराबर क्या, -a बराबर यहाँ से देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब में 2 सन करेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7। ओके, तो a का मान 7 आ गया। अब a का मान किधर किधर भी रख दो, a का मान उसी में रख दो, तो रखोगे 7 7 5 35, जाके घटेगा 32, 16 दूना 32, यानी b का मान कितना आ जाएगा 32, है ना। 2b बराबर 32 तो b बराबर हो जाएगा 16। 2b बराबर 32 हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो बड़ी संख्या कितना निकल गया 16। a का मान जो 7 आया, 7 रखा, 35 35 जाके घटा 32, 2b बराबर 32, b बराबर 16। तो आपका आंसर कितना आ गया 16 16 16 16 16। आप आराम से 16 लेके आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक था दोस्त, इसीलिए इसमें ऐसा हुआ, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए, सब क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन बेसिक होता है उसे बेसिकली बनाना पड़ता है। अब देखिए ये क्या लिखा है, इसको जरा समझिएगा और फिर हम लोग बात करते हैं। आप कहेंगे क्या सर, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। देखिए स्टार्ट कब दिया जाता है, जैसे कि मुझे पता है कि वो बंदा हार जाएगा, तो मैं उसको कहूँगा कि ए भाई तू पहले 20 मीटर आगे जाके, पहले तो 20 मीटर दौड़ के खड़ा हो जा, फिर मैं दौड़ूंगा, ताकि दोनों आदमी सेम टाइम पर पहुँच पाएंगे, नहीं तो तू हार जाएगा। तो अगर मैं किसी को 20 मीटर की शुरुआत दे रहा हूं, यानी मैं उसको 20 मीटर से हरा सकता हूं, ऐसा मुझे पता है, तभी मैं उसको 20 मीटर का शुरुआत दूंगा।
ओके। तो अगर आज ए बी को 20 मीटर का आरंभ दे रहा है, यानी ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है ना। तो बुआ याद रखना, जब कोई किसी को आरंभ देता है या कोई किसी को हराता है, तो उस समय टाइम क्या रहता है, उस समय टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी दोनों समय का समान यूज करता है, लेकिन दूरी कम और ज़्यादा इसलिए ट्रैवल करता है क्योंकि स्पीड उसकी कम ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आज आप देखिए ए बी को अगर 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी ए जितना समय में 100 जाएगा उतना समय में बी इससे केवल और केवल 20 कम, यानी कि केवल 80 जाएगा। और याद रहे कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो उस समय जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। तो आज मैं अगर इसके दूरी का अनुपात ले लूँगा तो मेरे मित्र दूरी का अनुपात 5 और 4 होगा, तो चाल का अनुपात भी 5:4 होगा। अनुपात की राशि अगर मैं x कह दूं तो a की चाल 5x और b की चाल 4x। अब देखिए आपसे क्या कहा, उसी दौर में a ने अपना गति दोनों की गति के अंतर के दुगुने से बढ़ाता है, b अपना गति दोनों आदमी के गति के अंतर के दुगुना से बढ़ाए, यानी b जो है ना, b ये अपने गति को क्या करता है, बढ़ाता है। कितना से बढ़ाता है, तो दोनों के गति का जो अंतर है उस अंतर के दुगुने से बढ़ाता है। दोनों के गति का जो अंतर है वो अंतर के दुगुने से अपनी गति को बढ़ाता है, यानी अपना गति ये 6x कर लेता है। यस और नो? यस। कहता ऐसा करते ही b 5/3 सेकेंड से जीत जाता है। b 5/3 सेकेंड से जीत जाता है। अब एक बात बताएं, क्या याद रखिएगा रेस में कि जब कोई टाइम से जीतता है, टाइम से जीतता या हारता है, जब कोई टाइम से जीतता या हारता है तो उस कंडीशन में दूरी सेम ट्रेवल होता है ना। उस समय में दूरी क्या रहता है, दूरी कांस्टेंट रहता है, यानी दूरी दोनों ने सेम ही ट्रेवल किया है। ओके, और हारा स्पीड के वजह से होता है। ठीक है, तो भैया उस समय दूरी कांस्टेंट होता है, तो दूरी कांस्टेंट होता है तो फिर चाल के इन्वर्स रेशियो में समय होता है। तो मेरे मित्र मैं पूछना चाहूँगा कि ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या, तो सर ए का स्पीड तो 5x और बी का स्पीड 6x, तो ये हो जाएगा 5:6 स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6:5। अब देखो ए ने जैसे ही अपनी चाल को बढ़ाया, बी ने जैसे ही अपनी चाल को बढ़ाया तो बी का जो टाइम है वो ए से भी कम हो गया, है ना। बी ने जैसे ही अपनी चाल बढ़ाया तो बी का जो टाइम है वो ए से भी कम हो गया, और कम समय लेने वाला क्या होता है, जीतता है। तो देखो बी कितना से जीत रहा है, 1 से, और यही क्वेश्चन में लिखा है कि बी 5/3 सेकेंड से जीतता है। तो जब 1 बराबर 5/3 तो 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा 10 सेकेंड। कहने का मतलब ए जो है पूरा दूरी ट्रेवल करने 10 सेकेंड लेता है, और ए का ही चाल तो पूछा है। तो बोलिए अगर मैं ए की चाल निकालने जाऊंगा तो मेरे मित्र क्या हो जाएगा, ए की चाल, तो कहेंगे सर ए पूरा दूरी यानी 100 मीटर की दूरी अगर ये 10 सेकेंड में जाता है, यानी इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है। देखिए दोस्त मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की बढ़त देता है, शुरुआत देता है, यानी 20 मीटर से हरा सकता है। तो याद रखना कोई किसी को जब दूरी से हराता है या शुरुआत देता है तो टाइम दोनों सेम लेता है। तो कम और ज़्यादा दूरी फिर क्यों तय करता है, चाल के कारण। तो जब कोई किसी को दूरी से शुरुआत देता है या हराता है तो उस समय टाइम कांस्टेंट रहता है, और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात इक्वल होगा। तो दूरी का रेशियो 5:4, तो चाल का भी रेशियो 5:4। अब कहा बी ना अपनी चाल को बढ़ाता है, कितना से बढ़ाता है, तो दोनों के चाल का जो अंतर है उसके दुगुने से बढ़ाता है, तब तो बी की चाल 6 हो गया। अब कहा ऐसा करने से बी 5/3 सेकेंड से जीत जाता है, यानी कि अब हमें समय का कोरिलेशन दिखाना है। तो समय का कोरिलेशन कैसे दिखाएंगे, चाल को लेके चलेंगे तब ना समय का कोरिलेशन दिखाएंगे। हाँ सर, तो एक बात आपको मेरे मित्र पता होना चाहिए कि जब कोई किसी को समय से हराता है या समय से हारता है तो वैसी स्थिति में दूरी सेम ही ट्रेवल करता है, बस कोई पहले पहुंच जाता है, कोई देरी से पहुंचता है। तो जो देरी से पहुंचता है वो हार जाता है ना। तो आज मेरे मित्र क्या हुआ
कि बी अपनी चाल को बढ़ाते ही इस रेस को जीत गया है। तो फिर टाइम को कोरिलेट कैसे किया जाएगा? तो मेरे मित्र यहाँ पर ए और बी के न्यू चाल को लेकर चलिए। ए का चाल तो यही है, बी का चाल ये है। ये हुआ ए और बी के चाल का रेशियो, ये होगा समय का रेशियो। यानी अब ए लेता है 6 समय उस दूरी को ट्रैवल करने में और बी लेता है केवल 5 समय उस दूरी को ट्रैवल करने में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ए जीतेगा या बी? तो जो कम समय लेगा वो जीतेगा। तो बी कितना से जीत रहा है? 1 से। वही क्वेश्चन में कहा 5/3 सेकंड से जीतेगा। 1 बराबर 5/3 तो 6 बराबर 10 हो जाएगा। यानी 10 सेकंड से ए क्या होगा? 10 सेकंड में ए क्या होगा? पूरा दूरी ट्रैवल कर जाएगा। तो पूरा रेस है कितना? 100 मीटर की। 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ये रेस का अच्छा सवाल था मेरे दोस्त। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये सवाल कितना आसान है। ये सवाल आपसे कहा कि यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 तथा x² प्लस bx प्लस a बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है। एक मूल उभयनिष्ठ का मतलब जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो x का जो एक मान यहाँ आया था, इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो संजोग से वही एक मान यहाँ भी आया है। ऐसा कि x का तो आएगा 2 मान, वहाँ भी x का आएगा 2 मान, लेकिन उन दोनों मान में से एक मान क्या है? दोनों में कॉमन है। तो भैया अगर x का एक वैल्यू दोनों में कॉमन है तो वो वैल्यू तो दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर, यानी अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब x की जगह अल्फा रखेंगे, x की जगह अल्फा रखेंगे तो इसको भी 0 बना देगा। और मेरे मित्र वहाँ अगर x की जगह अल्फा रखेंगे तो मेरे भाई उसे भी क्या कर देगा? 0 बना देगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको घटा दो। जैसे ही घटाओगे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया। अब इनमें से इनको घटाओगे मेरे मित्र, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू अल्फा, ठीक है। और ये रहेगा प्लस बी और साथ में रहेगा माइनस ए बराबर 0। आप a माइनस बी इंटू अल्फा को एज इट इज रहने दीजिए, इसको उस पार ले जाइए। माइनस ए जाके प्लस और प्लस बी जाके माइनस। मेरे मित्र इससे ही हो गया कैंसिल आउट। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब अल्फा बराबर 1 हो गया। हमें क्या पूछा है? a प्लस बी का मान। तो अल्फा बराबर 1 हो गया तो किसी में बैठा दो अल्फा का मान 1। समीकरण 1 में बैठाओ ना, बैठाओगे अल्फा का मान 1 बैठाओ। 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। यानी a प्लस b का मान कितना आ जाएगा? -1। a प्लस बी का ही मान पूछा था, कितना आ गया? -1 -1 -1। कहीं से भी कोई आपत्ति किसी भी जने को नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए मेरे मित्र चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, आप इसको जम के समझिए और ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है दोस्त, ये अच्छा सवाल है, इस पे फोकस करिए। देखिए ये कहा 60 वर्ग इकाई क्षेत्र वाले एक आयत से छोटा वृत्त जो कि आयत के विपरीत भुजा को स्पर्श करता है उसको काटा गया है। यदि वृत्त का क्षेत्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल बचे हुए क्षेत्र का 3/2 गुना है तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी? मेरे मित्र ये देखो, ये एक आयत है, मान लेते हैं बड़ी भुजा को L, छोटी भुजा को B। अगर इससे एक वृत्त काटा जाएगा जो अपोजिट साइड को टच कर रही है तो इसको थोड़े टच करेगा, वो तो बाहर से हो जाएगा, है ना। कागज इतने बड़ा है तो बाहर से वृत्त कैसे हो जाएगा, हैं? तो कागज की ये साइज है, अगर वृत्त को हम काटना चाहेंगे इसी साइज का कटेगा ना, तो फिर ये दोनों भुजा को स्पर्श कराना तो संभव नहीं है, इसको स्पर्श करवा सकते हैं। यानी वो वृत्त ऐसा हो सकता है, वो वृत्त ऐसा हो सकता है। अगर वो वृत्त ऐसा है तो फिर बताइए उसका व्यास क्या होगा? उसका व्यास पूरा b हो जाएगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? b/2 हो जाएगी, है ना। तो मेरे मित्र अब आपसे पूछता हूं कि क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला सर यदि वृत्त के क्षेत्र बचे हुए क्षेत्र का, अच्छा बचा हुआ क्षेत्र कैसे निकलेगा? तो सर एक काम करो, आयत के क्षेत्रफल में से लंबाई गुने चौड़ाई में से, आयत के क्षेत्रफल में से, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, पाई r² को घटाओ, तो मेरे मित्र क्या मिलेगा? बचा हुआ क्षेत्र, ठीक है, बचा हुआ क्षेत्र, शेष क्षेत्र बचेगा। एकदम ध्यान से देखना मेरे मित्र, हमें क्या बोला है
कि वृत्त का क्षेत्रफल बचे हुए क्षेत्र का 3/2। तो ये देखिए पहले बचा हुआ क्षेत्र कैसे बचेगा, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाइए, तो ये हुआ बचा हुआ क्षेत्रफल। तो वृत्त काटने के बाद इतना ही क्षेत्रफल बचा। तो कहा सुनिए सर, ये जो वृत्त है ना जिसकी एरिया πr², ये जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल वृत्त काटने के बाद जो शेष क्षेत्रफल बचा है उसके 3/2 के बराबर है। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए वृत्त का क्षेत्र लिखा है ना जी, वृत्त का क्षेत्र बचे हुए क्षेत्र का 3/2 है। तो वृत्त का क्षेत्र बचे हुए क्षेत्र का 3/2 है। तो मेरे मित्र ये हो गया पाई, r का मान b/2 करोगे b²/4 हो जाएगा, और बराबर ये 3/2 l इंटू बी 60 दिया हुआ है, और ये भी हो जाएगा पाई b²/4। मेरे मित्र हम यहाँ से देखने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो क्या रहा है कि पाई b²/4 और बराबर, जब इसको इससे गुना कर रहे हैं 90 हो जा रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 पाई b²/8 हो जा रहा है। वो जब इधर आएगा तो 8 में से, वो जब इधर आएगा एलसीएम 8 होगा, आकर के जुटेगा, एलसीएम 8 होगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5pb²/8 और बराबर मेरे मित्र हो गया 90। 90 से काटेंगे हो जाएगा 18। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा क्या, पाई b² बराबर 144। तो मेरे मित्र b बराबर क्या होगा, √144/पाई, यानी b बराबर निकल जाएगा 12/√पाई। तो अब मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे पूछा गया छोटी भुजा, छोटी भुजा b है या l है, b है, तो छोटी भुजा b है जो निकल गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे मित्र इस तरह से क्वेश्चन का आनंद लीजिए, चलते रहिए और मजे से काम करते रहिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसी तरह से आप चलते रहिए। मेरे मित्र अगला सवाल ये है आपका, जरा इसको देखिएगा ये क्या है, ये आपको समझाया है, आ गया ना 2018 का क्वेश्चन, ध्यान दो। कॉस थीटा बराबर अल्फा, अगर कॉस सेक थीटा बराबर अल्फा होता है ना, तो कॉसेक को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। या सेक फाई बराबर बीटा है, तो अगर फाई बराबर लिखेंगे तो सेक जाके बट्टा में आएगा जो इनवर्स बन जाएगा, यानी फाई बराबर सेक इनवर्स बीटा, फाई बराबर सेक इनवर्स बीटा। ये आपको समझाया कि इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलता है। तो आप बताइए गुरुजी कि इसका मान क्या होगा, इसका मान। मेरे मित्र सच पूछो तो उसका फॉर्मूला ही होता है कॉसेक इनवर्स थीटा प्लस सेक इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है। एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है ना। मेरे मित्र आप ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको सिर्फ समझाया कि ऐसा लिख सकते हैं, है ना। जैसे होता नहीं है कि अल्फा बराबर कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स अल्फा, है ना। सेक फाई बराबर बीटा, तो फाई बराबर सेक इनवर्स बीटा। ये आपको समझाया, सिर्फ मान पूछा उसका, टेंशन काहे ले रहे हैं। आइए मेरे मित्र ये देखिए कि ये कॉसेक, ए बउआ, कॉसेक का इनवर्स जो वो साइन है, या सॉरी लेमडा है ये, अरे कहते हैं ना अल्फा बीटा गामा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे मित्र इसे हम गामा का सिंबल बोलते हैं। अल्फा बीटा डेल्टा गामा फाई साइन अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा गामा साइन, ठीक है, फाई, बहुत सारा वैल्यूज़ है। तो इसको लेके अभी हमको ये नहीं, हमको भी अपना काम करना है। तो मेरे मित्र ये क्या है, कॉसेक इन्वर्स गामा, मैं इसको x मान लेता हूँ। तो अगर कॉसेक इन्वर्स गामा को x मान लिया तो फिर मेरे मित्र ये गामा बराबर क्या होगा, तो ये कॉसेक उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक x हो जाएगा। बोले यस और नो, यस। अरे देखो ना, थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स अल्फा है, तो फिर ये अल्फा बराबर क्या है, ये थीटा आकर के इसके साथ आ गया। इन्वर्स का मतलब क्या है, बट्टा में जाके उधर मल्टीप्लाई होके साथ में आएगा। सच्चाई ये नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रोसेस ऐसे ही होता है, ठीक है। सच्चाई ये नहीं मतलब मल्टीप्लाई वगैरह यहाँ नहीं होता है,
कभी देखे हैं रेशियो को एंगल से मल्टीप्लाई होते हुए? नहीं, साथ में लग जाता है। ठीक है, तो अब मेरे मित्र ये देखिए, यहां ध्यान से देखना। तो कॉसेक इनवर्स अल्फा बराबर कॉसेक इनवर्स गामा बराबर एक्स है, तो गामा बराबर होगा कॉसेक एक्स। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं मेरे मित्र, कॉसेक को क्या सेक 90 और माइनस थीटा लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो आइए, हो गया काम। गामा बराबर कॉसेक 90 माइनस एक्स। अब ले आइए वहां से, सेक इनवर्स गामा है, तो बोले इसको क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स, और गामा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? गामा के जगह पर सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो आप तो पढ़े होंगे, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा, है ना? ओके दोस्त, कहेंगे हाँ। अब एक्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस ये सेक, बउआ एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा? सेक। एक्स प्लस एक्स इधर आके प्लस हो गया, और साथ में क्या है? सेक इनवर्स गामा, और ये पाई बाय 2। आप खुद ही देखो, एक्स को क्या बोले हो? एक्स किसको माने हो? कॉसेक इनवर्स गामा को। तो कॉसेक इनवर्स गामा रख दो एक्स के जगह पर, और ये सेक इनवर्स गामा का मान कितना आ गया? पाई बाय 2। बड़ा इजी है, कहीं से कोई आपत्ति है ही नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने क्या किया? देखा मैंने क्या किया, जिसका मान मांगा था उसमें एक को मैंने x मान लिया, तो कॉसेक इनवर्स गामा को x माना, तो कॉसेक तो नीचे में है ना, तो उधर जाएगा तो x से साथ हो जाएगा। अरे कॉसेक इनवर्स का मतलब क्या है? गामा के नीचे में कॉसेक है, तो कॉसेक उधर जाएगा तो साथ में कॉसेक आ जाएगा, यानी y बराबर कॉसेक x। यस और नो? यस। तो मेरे y लिख रहा हूँ, ये गामा है दोस्त, है ना? तो अब ये देखो, गामा बराबर कॉसेक एक्स है, तो गामा बराबर क्या? कॉसेक एक्स को मैं सेक 90 माइनस एक्स नहीं लिख सकता हूँ? अरे सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक की थीटा होता है, आप कहोगे जी। तो बस गामा का मान निकल गया। हाँ, अब जरा दूसरे रेशियो को उठाइए, सेक इनवर्स गामा। मेरे मित्र सेक इनवर्स गामा दूसरा था, हमने गामा के जगह पर गामा का मान रख दिया, तो फॉर्मेट बना सेक इनवर्स सेक थीटा। तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है, यानी कि सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? तो मेरे मित्र आप कहेंगे सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है। ये अपने जगह पर x जाके उधर पॉजिटिव हो गया, और x का मान रख दिए, x का मान रख दिए वहाँ पे, ये ऐसे ही रहा, और बराबर में 90 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो गया? 90 90 90, है ना? 90 90 90। हो सकता है मेरे मित्र थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम होगी, ये मैं गामा को एक आध बार y बोल दिया, एक आध बार कुछ और बोल दिया मेरे मित्र, उसको अन्यथा नहीं लेना, ठीक है? चलो आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब दोस्त मेरे ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, जरा इसको देखो क्या कहते हैं। अब देखिए ये सवाल कितना आसान है वो समझिए। ये कहा कि r त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जाते हैं, तो बताइए सार्वजीवा किस क्या होगा? यानी मेरे मित्र ये आपसे पूछा गया कॉमन, है ना, कॉमन कोड का लेंथ क्या होगा? उभयनिष्ठ जीवा पूछ रहा है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है कि दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेगी, थोड़ा सोचने वाली बात, ठीक है? अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेगी, इसका मतलब क्या है? दोनों की त्रिज्या सेम है। तो दोनों की त्रिज्या सेम है तो इसको मिलाइए, तो मेरे मित्र ये भी r होगा, इसको मिलाइएगा, ये भी r होगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी r होगा, और केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारा ये भी r होगा। और ये देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारा ये भी r हो जाएगा। यस और नो? यस। अब हमसे कहा कि सर इसके कॉमन कोड का लेंथ बताना क्या होगा? कॉमन कोड समझ रहे हैं किसका कौन है? वो कॉमन कोड वो है जहाँ पर दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, यही है कॉमन कोड, जो इस वृत्त के लिए भी जीवा है और इसके लिए भी जीवा है। कैसे इसका लेंथ निकालेंगे मेरे मित्र? कुछ नहीं है, बस आपको तो पता है कि हमेशा यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगी, हमेशा ही बाइसेक्ट होती है, कहेंगे हाँ। तो आप जरा गौर से देखो, ऊपर में समबाहु की ऊंचाई आर 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 आके परपेंडिकुलर है
है ना। आर 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 ये भी मेरे मित्र परपेंडिकुलर है। सही मायने में देखें तो यह एक समचतुर्भुज है। सही मायने में देखें तो ये एक समचतुर्भुज भी है क्योंकि चारों भुजा इसकी बराबर है। तो मेरे मित्र आप क्या कहोगे कि पहले आधा निकाल लो, यानी इसको ए कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा, क्योंकि तीनों भुजा आर आर है तो समबाहु, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुना भुजा, भुजा आर है, समबाहु की भुजा आर है। ई हो गया हमारा ओ ए। तो आपको पता है कि जितना बड़ा ओ ए उतना ही बड़ा ओ बी। अगर हम ए बी निकालना चाहेंगे तो हमारा ए बी क्या होगा, हमारा ए बी जो है वो ओ ए का डबल होगा। तो ओ ए तो ये है, इसका डबल हो जाएगा, तो 2 गुना √3/2 और इंटू आर। मेरे मित्र इससे ही कैंसिल आउट हो गया, √3r हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े काम का चीज़ है कि जब दो वृत्त एक दूसरे के सेंटर से जाएगी तो उसके कॉमन कोड का लेंथ हमेशा √3r होता है, यानी त्रिज्या गुने √3 होता है। ये दिलो जहन में मेरे मित्र आपको बसा के रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए आपका काम कितना आसान हो गया, पहले आप ये समझिए। देखिए यही सवाल क्या कह रहा है, इसको समझना, गहराई से समझना। कहता है कि बिंदु P -3, -2 x अक्ष में परावर्तन पर, यानी ये जो बिंदु है वो x अक्ष पर परावर्तित होती है, जहां और परावर्तित होकर जो भी पॉइंट बनाती है, जो भी इमेज बनाती है, उसे हम P डैश कहते हैं, है ना। बिल्कुल। अब कह रहा है कि P डैश को परावर्तन पर उद्गम स्रोत में P डबल डैश के रूप में चित्रित किया जाता है। तो P डबल डैश का निर्देशांक क्या होगा। अब ये बताइए, P का परावर्तन x अक्ष पर हुआ तो P डैश बना, लेकिन P डैश का परावर्तन उसी अक्ष पर हुआ है, क्योंकि लिखा है उद्गम स्रोत में, अलग से अक्ष उसको नहीं दिया, अलग से दिया होता तो अलग से करवाते। तो अब सिंपल सी एक बात समझो कि मेरे मित्र ये क्या है, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। अब ये देखो इस किस क्वाड्रांट में, थर्ड में। मेरे मित्र ये थर्ड क्वाड्रांट में P एक पॉइंट है, -3 गुना -2। अगर x अक्ष पर इसका इमेज बनेगा तो x अक्ष तो इधर है, आप कहेंगे जी, तो इसका जहां पर इमेज बनेगा सर वो पॉइंट क्या होगा। सर जब तक एक्सिस इमेज मिरर बनता है, मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो मेरे मित्र इसके इमेज को P डैश से लिखा है, और P डैश में क्या होगा, x तो नेगेटिव ही रहेगा, बस y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो P का प्रतिबिंब P डैश बना। और अब क्या कह रहा है, P डैश को परावर्तन पर उद्गम स्रोत में P डबल डैश के रूप में चित्रित किया जाता है, यानी P1 जो परावर्तित होकर के P से आया है, इस P1 के परावर्तन को उद्गम स्रोत में, यानी जहां से वो आया है उसको P डैश से सूचित किया है। समझिए, P का परावर्तन होके P1 आया है। अब कहा P1 कह रहा है कि मेरे परावर्तन को मेरे उद्गम क्षेत्र में P डबल डैश से सूचित करिए। बताइए P डबल डैश का पॉइंट क्या होगा। तो जब एक्सिस बदला ही नहीं, पहला से थर्ड से सेकंड और सेकंड से फिर थर्ड में आ जाएंगे, फर्स्ट के परावर्तन को डैश से, अब P डैश के परावर्तन को P डबल डैश से लिखेंगे। वो भी कहाँ, जहां से उद्गम होके P डैश गया है, P डैश का परावर्तन उसी उद्गम स्रोत में P डबल डैश से लिखा गया। तो बताइए उस पॉइंट का यहाँ निर्देशांक क्या होगा, क्या निर्देशांक होगा, यही निर्देशांक होगा और क्या। थर्ड से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में आइएगा तो जो था वापस वही हो जाएगा, जो था वापस वही हो जाएगा। यानी सो यहाँ पर मान में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट से कहाँ गए, थर्ड में, सॉरी थर्ड से कहाँ गए, सेकंड में, और सेकंड से फिर आ गए थर्ड में। और एक्सिस है आपका दर्पण, तो मान में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर दर्पण चेंज कर देता तो देखते, चेंज नहीं किया तो कोई बात नहीं। ओके, अगर मान लीजिए यही कह दिया होता कि P डैश, P का x अक्ष पर परावर्तन P डैश है और P डैश का y अक्ष पर परावर्तन P डबल डैश है, तो यहाँ के दोनों पॉजिटिव हो जाता है ना। आइए, लेकिन ऐसा नहीं कहा तो वही आंसर देंगे।
अब मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये देखो सवाल को समझोगे तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि एक सीढ़ी एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर ऊंचाई पर, फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी के किनारे सिरे को और 3 मीटर दूर किया जाता है, तो सीढ़ी का जो टॉप है वो दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि एक देखिए दीवार है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक दीवार है जो 9 मीटर ऊंचा है, इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, और सीढ़ी मेरे मित्र लगा हुआ है अच्छी तरह से पहले से। अब आपसे कहा ये सीढ़ी का जड़ जहां है, अगर इस सीढ़ी के जड़ को हम, बहुआ ध्यान देना, अगर हम सीढ़ी के जड़ को 3 मीटर पीछे करते हैं, 3 मीटर पीछे करते हैं, तो ये जो सीढ़ी खड़ा है वो धमाक से गिर जाता है। ठीक है, ये सीढ़ी जो खड़ा है ये सीढ़ी धमाक से गिर जाता है, और सीढ़ी धमाक से गिर के कहाँ, तो इसका जो टॉप सिरा है वो इसके बॉटम सिरा पर आ जाता है। यानी जो सीढ़ी ऐसे है वो सीढ़ी अचानक से, जानते हो कैसे हो जा रहा है, वो सीढ़ी अचानक से मेरे मित्र ऐसे हो जा रहा है, ऐसे मतलब ऐसे से ऐसे हो जा रहा है, ऐसे से ऐसे हो जा रहा है। तो आपसे कहा बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या हो। तो मेरे मित्र आप ये बताइए कि 3 मीटर इसके जड़ को उधर खींचने से अगर ये पूरा इसके करीब आ गया, मतलब ये पूरा जो है ऐसे हो गया, यानी कि सीढ़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गई। हाँ सर, तो एक काम करो, इसको मेरे मित्र कुछ मान लो, इसको हम x मान लेते हैं। अगर हम इसको x मान लिए कि मानो कि ये हमारा x है, अब ये सीढ़ी को जब जड़ 3 मीटर खिसकाते हैं तो सीधे ये ऐसे हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक होता है, तब तो सीढ़ी का लेंथ क्या होना चाहिए, 3 और x, यानी ये होना चाहिए x + 3। कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए दोस्त मेरे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये आप कहिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ऐसा क्यों किए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर क्यों नहीं किए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसके किए हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में a + b × a - b करना आसान होता है। अगर आप a + b करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। अगर आप a - b करेंगे तो मेरे मित्र ये 3 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। तब तो मेरे मित्र इससे ये 9 बार में कट जाएगा, सॉरी 27 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे जी सर, जाके 3 घटेगा 24, यानी x का मान आ जाएगा 8। अब x का मान मेरे मित्र अगर 8 आ गया है, ठीक है 8 आ गया है, तो 8 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी x, हाँ 8 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 11। मेरे मित्र जरा देखिए कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। सॉरी दोस्त, ये देखिए तो 3 जाके घटेगा तो 24, और 24 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर तो 12 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, है ना मेरे मित्र। ये 2 से काटेंगे 24 को तो हो जाएगा 12। आप यही 12 कहाँ रख दीजिए, यहाँ पर, तो हो जाएगा 12 3 कितना 15। इसमें मेरे मित्र कोई आपत्ति आपको नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीढ़ी का मान x + 3 कहाँ से आया, तो सीढ़ी तो ऐसे लगा हुआ था। अब कहा सीढ़ी के जड़ को 3 मीटर पीछे खिसकाते हैं तो ये सीढ़ी एकदम फ्लैट हो जाता है, यानी जड़ मेरे मित्र यहाँ खिसका के लाए हैं तो जड़ यहाँ रहता है और टॉप जो है एकदम नीचे आ जाता है, यानी ये जो सीढ़ी ऐसे है वो ऐसे आ जाता है। तब तो अगर ये दूरी x है तो x और +3, पूरा सीढ़ी x + 3, यानी सीढ़ी हो गया x + 3, है ना। तो जब सीढ़ी x + 3 है, ये x है, ये 9 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, काम कर लो, x का मान निकालो, x का मान वहीं पर रखो, 15 हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। आप कहेंगे जी सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्त मेरे जो थोड़ा सा परेशान तो कर ही देता है। परेशान करने का मतलब क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट जगा देता है ना। अब जैसे यही देखिए, इसमें आपसे क्या कहा, सर 2 3 4 5 और 6 और 0 का प्रयोग करके हमें 400 से 1000 के बीच कितनी संख्या बनाएंगे। तो 400 से 1000 के बीच रहना है, यानी आप 3 अंकों वाली संख्या का
3 अंकों वाली संख्या बनाने की बात कर रहे हो, है ना, तभी तो 400 से 1000 के बीच रहोगे। आप कहोगे हाँ। अब 400 से बड़ी तभी बन सकता है जब पहला स्थान पे 4 या 4 से बड़ी संख्या रहेगी, यानी 4, 5 और 6। मतलब 400 से अगर बड़ी संख्या बनाना है तो पहला स्थान पर इन्हीं तीनों में से कोई एक रहेगा, यानी पहला स्थान के लिए 3 ऑप्शन है, बट बैठेगा तो 3 में से कोई एक ही ना, एक बार में बारी बारी से बैठेगा। हाँ सर, तो पहला स्थान के लिए 3 ऑप्शन। अब देखो टोटल ऑप्शन 6 में से कोई एक बार में मेरे मित्र बैठा तो 3 में से कोई एक ही ना हो। हाँ, तो 2 गो तो बच गया। हाँ, तो 2 गो यहाँ से बच गया और 3 गो यहाँ से है तो 5। इसका मतलब इस ऑप्शन में के लिए, इस स्थान के लिए 5 ऑप्शन। अब 5 में से कोई एक बैठ जाएगा तो इस स्थान के लिए 4 ऑप्शन। अब कर दो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 60। इसका मतलब हुआ कि इन 6 डिजिट के प्रयोग से 400 से 1000 के बीच हम कितनी अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं? 60 अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, यह आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए 400 से बड़ी संख्या चाहिए थी तो पहला स्थान पे 4 या उससे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो मेरे मित्रों कितना था? 3। अब आप मुझे बताइए कि ये मेरे मित्र 3, ये मेरे मित्र 3, तो पहला स्थान के लिए 4, 5 और 6 में से कोई बैठेगा एक बार में, यानी पहला स्थान के लिए 3 ऑप्शन। अब 3 में से कोई एक बैठ गया, 2 ऑप्शन यहां से बच गया, अब 3 ऑप्शन मेरे मित्र यहां बचा हुआ है, तो 2 और 3 5, इस स्थान के लिए 5 ऑप्शन। 5 में से कोई एक बैठ गया, इस स्थान के लिए 4 ऑप्शन। कर दो मल्टीप्लाई, 60 हो गया। अब चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जरा सा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस और अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है? किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकु है। यदि इस टेंट का व्यास 105 मीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तब टेंट को पूरा ढकने के लिए कितने कपड़े का, मतलब कितने क्षेत्रफल के कपड़े की जरूरत पड़ेगी? मेरे मित्र यहाँ देखो, आप कहोगे क्या गुरुजी, एक ऐसा टेंट है जिसके नीचे का शेप है बेलनाकार और इसके ऊपर का शेप कैसा है? ऊपर का शेप है शंक्वाकार। यस और नो? यस। अब मेरे मित्र आपसे ऐसा कहा गया है कि 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। अगर 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है और आपको शंकु का तिर्यक ऊंचाई 63 दिया हुआ है और ये कह दिया है कि जो इसकी डायामीटर है, गुरुजी इसकी डायामीटर कितना है? 105। तब तो मेरे मित्र इसकी त्रिज्या क्या होगी? 105 बटे क्या? 2 मीटर। हमें क्या चाहिए? इसको ढकने के लिए, इसको बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत है? कैनवास का मतलब क्या हुआ? वक्र पृष्ठ एरिया। तो वक्र पृष्ठ एरिया कैसे निकालेंगे? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब देखिए दोनों में से पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ से 2 और h बेलन की ऊंचाई 3 है, यहाँ सिर्फ l, तो l तो मेरे मित्र 63 है। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे 22 बटे 7। r कितना है? 105 बटे 2 और मेरे मित्र ये कितना होगा? 63 और 6 69 हो जाएगा। 63 और 6 69 हो जाएगा। अब काटिए, ये होगा 35। ठीक है मेरे मित्र, इससे काटेंगे हो जाएगा 11। कहने का मतलब है कि 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 38, इसको गुना करना है 69 से। तब तो मेरे मित्र गुना करने के बाद कंफर्म है कि 5 9 45 यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो फिर या तो ये होगा या तो ये होगा। आप गुना करके चेक कर, ये तो हो नहीं सकता, यूनिट डिजिट 5 है ही नहीं। यूनिट डिजिट 5 सिर्फ इसका है और उसका है। यह आंसर जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर जाएगा 11,385। इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि ये मेरे मित्र आपके जिह्वा पे याद होगा और आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र अगला सवाल ये रहा, इसको जरा फोकस करिए। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 6, 7 और 8 है। तीनों का योगफल 14 है। c का मान क्या होगा? अगर मेरे मित्र मैं अनुपात की राशि x मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा?
a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6x, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 7x और c प्लस a बराबर हो जाएगा 8x। यस और नो? यस। आप इस सब को ऐड करिए, सबको ऐड करिएगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 8 7 15 और 15 6 कितना होगा 21। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि गुरुजी 2a प्लस बी प्लस सी का मान 14 था बराबर 21x, 7 21 और 7 दूनी 14। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। आपको क्या चाहिए? c का मान चाहिए। c का मान तभी निकाल सकते हैं जब आपको a प्लस बी का मान मिलेगा। तो a प्लस बी का मान तो यहां से मिलेगा 6 गुने ये 4/3 है, ठीक है। तो मेरे मित्र यहां से 8 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी का मान 8 मिल गया। जब तीनों मिलके 14 जिसमें a प्लस बी 8 है, यानी c क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से c क्या हो जाएगा 6 6 6 6 और 6 हो जाएगा। 6 6 6 6 और 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। मेरे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जरा इसको देखो ये क्या है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये कह रहा है सम चतुर्भुज की एक भुजा √5 सेमी है और सम चतुर्भुज का एरिया 4 सेमी स्क्वायर है, तो इसके विकर्णों के लंबाई का योगफल क्या होगा। बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ए भाई कहेगा क्या क्या भाई, ए भाई क्या भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, अगर कोई सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब अगर एक भुजा √5 सेमी है, तो इससे हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर इसका डायगोनल क्या होगा। इसका डायगोनल क्या होगा ये तब पता चलेगा जब हम एरिया का सहारा लेंगे मेरे मित्र। क्यों? क्योंकि ये साइड ऐसा है कि ट्रिपलेट वगैरह भी काम नहीं कर रहा है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के डायगोनल पूरे समचतुर्भुज को 4 इक्वल एरिया वाले समकोण त्रिभुज में बांटती है। अगर पूरा समचतुर्भुज का एरिया 4 है तो हम चारों के चारों त्रिभुज को 1 1 1 और 1 कह सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा 1 सेमी स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि सर मैं अगर कहूं कि एक छोटे से समकोण त्रिभुज में आकर के जरा सा दिमाग लगाइए कि आखिर क्या लंब और आधार रखें कि कर्ण आ जाए √5, एरिया निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुना लंब तो 1 आ जाए। तो आप कहिएगा सर एक काम करिए, इसको 2 सेमी कह दीजिए और इसको 1 सेमी कह दीजिए। एरिया निकालिएगा 1/2, लंब गुना आधार 1 आ जाएगा और दोनों से कर्ण निकालिएगा √5 आ जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √5 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो गया। फिर ये 2 तो ये भी हमारा 2 हो गया और अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ एक डायगोनल आपका 4 सेमी हो गया और एक डायगोनल आपका 1 और 1 ये 2 सेमी हो गया। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे मित्र अगले सवाल की ओर हम चलें। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको देखो। सब 2018 एनटीपीसी में ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। आप जाके देखिएगा, एएलपी का क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों के लंबाई का योग 14 है। तो मेरे मित्र ये बताओ समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 d1 गुना d2। मेरे मित्र कितना हो गया 24 सेमी स्क्वायर। तब तो मेरे मित्र ये बताइए कि d1 और गुना d2 निकालेंगे तो 2 गुना 24 यानी क्या हो जाएगा 48 सेमी स्क्वायर। क्या कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। इसके विकर्णों के लंबाई का योग 14 है, यानी मेरे मित्र d1 प्लस d2 कितना है, ये हमारे पास 14 है। अब आप मुझे ये बताइए
कि कौन सी ऐसी दो वैल्यू है जिसको गुना करने से 48 और जोड़ने से 14। आप कहेंगे सर वो 8 और 6 है, जिसको हम गुना करें तो 48 और जोड़ दें तो 14। इसका मतलब हुआ कि आज हमारे पास एक ऐसा समचतुर्भुज आ गया जिसकी डायगोनल, एक ऐसा समचतुर्भुज आ गया है जिसका डायगोनल क्या है सर, एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका डायगोनल 8 और 6 है। अगर 8 और 6 है तो 8 वाला क्या होगा 4 4 और 6 वाला क्या होगा 3 3। तो जब ये 4 ये 3 तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी कि समकोण त्रिभुज का सहारा लेकर भी हम बनाएं तो ये 4 ये 3 तो ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा वो हमारे समचतुर्भुज के लिए साइड हो जाएगा, वो हमारे समचतुर्भुज के लिए साइड हो जाएगा। आराम से आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो कि यहाँ पे आपको ये समझ में थोड़ा कम आया होगा कि ये मास्टर क्या कर दिया अचानक से, मेरे मित्र जब हमें समचतुर्भुज का दो डायगोनल मिल गया तो आपको तो ये अंदाजा होगा ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, और वो भी कैसे 90 डिग्री पर। तब तो मेरे मित्र जो हमारे पास बुआ, जो हमारे पास डायगोनल 8 है वो 4 4 में बटेगा, जो 6 है वो 3 3 में बटेगा। तो फिर मैं कहूँगा पर्सनली समकोण त्रिभुज में आके जरा देखो तो इस समकोण के बारे में सोचो तो अगर ये 4 अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मेरे मित्र जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो इस रोम्बस के लिए क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन की बात करिए। आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कहा उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 1,1 से पास करती है लेकिन इस रेखा के समांतर है। मेरे मित्र यहां देखो, हमें इस रेखा का समीकरण चाहिए जो पास कर रही है 1,1 से, लेकिन ये पैरेलल है एक ऐसे रेखा के जिसका अपना समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y - 5 = 0। अब आपसे मेरे मित्र एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप कहिएगा क्या। अब जरा ये बताइए कि मेरे मित्र इस लाइन के अगर ये पैरेलल है तो आखिर इसका उसका क्या रिलेशन बनेगा। अरे दोनों का स्लोप इक्वल होगा, हैं? इसका स्लोप निकाल लो m1, स्लोप निकालो। तो मेरे मित्र अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे माइनस में x का गुणांक और बटे में y का गुणांक, ये हमारा हो गया इक्वेशन का इस लाइन का स्लोप। चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो जो इसका स्लोप हो जाएगा मेरे मित्र सेम वही स्लोप इसका भी हो जाएगा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए उस लाइन का समीकरण जो x1, y1 से पास करती हो और जिसका स्लोप -3/4 हो, उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा y - y1 = m × x - x1। तो y - y1, y1 हमारे पास 1 है बराबर m है -3/4 और x - x1 हमारे पास 1 है। मेरे मित्र 4 से इधर गुना होगा, 4y - 4 = -3x + 3। अगर हम सॉल्व करते हैं -3x को इधर ले आइए +3x + 4y, है ना, और मेरे मित्र 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -7 = 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं से भी किसी भी रूप में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्त चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल क्या है मेरे मित्र। अगला सवाल हमसे कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जो इस रेखा और इस रेखा से बना हुआ है। तो सर ये x अक्ष और y अक्ष को तो हम जानते हैं खींचने की जरूरत नहीं है, बट उसको कैसे एक्सिस पर खींचें। तो इसके लिए मेरे मित्र आप क्या करिए, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आइए, यानी x/a + y/b और बराबर 1, इस फॉर्म में मेरे मित्र ले आइए। इसके लिए क्या करना है, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा x/12/5 और ये 3 चौके 12 तो y/4 और बराबर 1 लीजिए। तो हो गया। आप कहेंगे जी सर, तो ये रहा आपका क्वाड्रांट एक्सिस, x का पॉजिटिव, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। ऐसा है कि x को 12/5 यानी 2.4 पे काटेगा,
मान लीजिए यहाँ पे काटेगा, यही 12/5 है। y को काटेगा 4 पे, y को 4 पे काटेगा, ये y को 4 पे काटेगा, यानी ये लाइन जो है वो ऐसे गुजरेगा, है ना। तो फिर मेरे मित्र किसका एरिया निकालोगे? तो हमसे कहा था x अक्ष, y अक्ष और इस रेखा के द्वारा जो एरिया घिरेगा उसी का एरिया बताइए। त्रिभुज का एरिया, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1/2 गुने आधार 12/5 और मेरे मित्र ऊंचाई कितनी है? 4। सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 2, 24/5। क्या हो जाएगा? 24/5, 24/5। आराम से मेरे मित्र देख लो, कहीं से कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए दोस्त, ये इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो ये हमसे क्या कह रहा है? देखिए सवाल कहता है कि निम्न पाई चार्ट चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करती है। वर्ष 2015 में कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000 था। कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री में कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ? यानी चमड़े के अन्य उत्पाद की बिक्री में कुल राजस्व का कितना राजस्व अर्जित हुआ? तो देखिए अन्य अदर लेदर आइटम में उसे 5% प्राप्त हो रहा है। यानी जितना मेरे मित्र ये देखिए 36,28,000 की जो कुल राजस्व प्राप्त हुआ, इसका केवल और केवल 5% राजस्व किससे प्राप्त हुआ है? अन्य उत्पादों से, है ना। तो हमें यही पूछा कि अन्य उत्पादों से कितना प्राप्त हुआ है। 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 6 पंचे 30 और 1 31, 5 दिया 15 और 3 हो जाएगा 18। तो इस तरह से मेरे मित्र आप आंसर निकाल के आ जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी 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 डी। मैं समझता हूं कि किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त मेरे, हमेशा से इस बात को ध्यान रखना, मार्ग इतना आसान नहीं होता। ये NTPC 2020-21 में इस मॉडल का क्वेश्चन आया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे मित्र। इसको सॉल्व करेंगे, दो संख्या P और Q का लासा और मासा क्रमशः P और Q है। यदि P बड़ी P माइनस छोटी P बराबर छोटी Q माइनस बड़ी Q हो तो बोलिए इनमें से क्या होगा? अब बोलिए दो संख्या का लासा और मौसा दिया हुआ है, तो आप क्या पढ़े हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। क्या आप ये पढ़े हैं? यस और नो? हाँ। छोटी P और छोटी Q का लासा और मौसा बड़ी P और बड़ी Q है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। साथ ही साथ मेरे मित्र आपको ये भी दिया हुआ है, एक काम करो, बड़ी P Q को इधर लाओगे बड़ी Q हो जाएगा और बराबर इधर से छोटी P को उधर ले जाओगे प्लस और उधर छोटी Q है। आप देख रहे हो स्क्वायर के रूप में है, फलना है चिलना है। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, A² प्लस B² प्लस 2AB, इधर A² प्लस B² प्लस 2AB। कहने का मतलब छोटी PQ बड़े PQ के बराबर है, तब तो हम इसको चाहें तो यहाँ पर बड़ा PQ लिख सकते हैं। ऐसा लिखते ही मेरे मित्र इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बचेगा बड़े P का स्क्वायर प्लस बड़े Q का स्क्वायर बराबर छोटे P का स्क्वायर प्लस छोटे Q का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का मेरे मित्र यही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और हम लोग आगे बढ़ें यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो दोस्त, ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छाते को 30 रुपए में बेचने से 20% का लाभ हुआ। अगर दुकानदार 10% की छूट देता तो बिक्री के दौरान क्या लाभ होता? अब ये बताओ दोस्त, 30 में अगर हम बेचे हैं 20% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब CP के लिए 100% से गुना करेंगे तो CP कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर CP आ गया 25।
मेरे मित्र अब क्या कहा कि अगर मैं बेचूं, लेकिन कैसे, तो प्राइस पर 10% का छूट देकर, यानी कि 90% पर बेचूं। तो कितना में बेचेंगे? 27 में बेचेंगे। तो 25 की चीज़ 27 में बेचेंगे तो अब हमारी क्या प्रॉफिट होगी? 2 की प्रॉफिट होगी। किससे? 25 से इंटू 100। आंसर क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, बस ऐसे ही कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। चलिए आगे चलते हैं, है ना। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 2018 का अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी दो भाई 4:5 के अनुपात में पैसा बचत करता है बेचारा, क्योंकि उसको अपनी बहन के लिए उपहार लेना है। तो पैसा बचाया 4:5 के अनुपात में, लेकिन बहन की उपहार के लिए दोनों भाई ने 3:4 के अनुपात में शेयर दे करके बहन के लिए गिफ्ट खरीद लिया। कहता है उनके खरीदने के बाद ए ने अपने राशि का 2/3 खर्च किया है। मतलब समझ रहे हैं, वो जो गिफ्ट खरीदा उसमें ए ने अपने बचत राशि का 2/3 खर्च किया है। उसके बाद कहा जबकि बी के पास 143 रुपये अभी भी बच जा रहे हैं, यानी बहन के लिए जो वो बचत किया था उसमें खर्च करने के बाद भी बी का पैसा 143 रुपये बच जा रहा है। ठीक है, तो बताइए उपहार का मूल्य क्या होगा? मेरे मित्र आप बचत के अनुपात की राशि को x मान लीजिए और ये उपहार में जो शेयर लगाया उसके अनुपात की राशि को y मान लीजिए। यानी ये 4x बचाया जिसमें 3y खर्च किया, ये 5x बचाया जिसमें 4y खर्च किया। हमसे अब कह रहा है कि खरीदने के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 खर्च किया, यानी ए ने जो खर्च किया है वो अपने बचत का केवल 2/3, यानी ए ने खर्च किया है कितना? 3y। तो खरीदने में, उपहार खरीदने में 3y ए ने लगाया, और ये जो जितना ए ने लगाया वो ए के बचत का, यानी ए जो अपने बहन के लिए बचाया था उसका केवल मेरे मित्र ये 2/3 है। अगर मैं मेरे मित्र यहाँ पे x अनुपात y निकालूंगा, x/y निकालूंगा, तो 3 इधर जाके गुना होके 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 बट्टे में हो जाएगा। सोचिए ना, x/y करूंगा, 3 गुना होगा, 8 नीचे में आएगा, इसलिए डायरेक्ट 9/8 लिख दिया हो। कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होना चाहिए। अब आगे कहा कि सर बी की बचत जो है वो 143 है, कैसे पता चलेगा? अरे बी की बचत कैसे पता चलेगा? तो बी ने अपनी बहन के लिए जो बचाया और उसमें से वो जो रुपए खरीदते समय शेयर दिया उसको घटाइए तो मेरे मित्र 143 नजर आएगा। अब मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त अगर ये 5 के x के जगह पर अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँगा तो 9y/8 हो जाएगा। यस सर, तो रखिए 9y/8 और माइनस मेरे मित्र 4y = 143। अब मैं चाहता हूँ कि ये हो गया कितना? 45 में 32 चला गया, 45 में 32 जाएगा, ए बउआ ध्यान देना, 45 में 32 जाएगा तो 13y/8 = 143। 13 से कटेगा 11 बार में, यानी y का मान हो गया 88। अब y का मान यदि 88 हो गया तो हमें क्या पूछा था? उपहार तो मेरे मित्र यही न खरीदा गया है। हाँ सर, तो आप ही बताइए, छोटका 3y दिया, बड़का 4y दिया, तब तो उपहार खरीदने में टोटल 7y लगा है। 7 गुना y का मान 88, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 और 5 हो जाएगा 61, यानी उपहार खरीदने में कितने रुपए लग गए? 616 लग गए। 616। अच्छा सवाल, बेसिक सवाल था, इसलिए मैंने इसको बेसिक से सॉल्व किया है। ओके, चलो मेरे मित्र चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे भाई जरा इस सवाल पे आओ और देखो ये क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है ए एक वस्तु बी को 1/5 के लाभ पर और बी इसे सी को 20% के लाभ पर
और सी इसे लागत मूल्य के 1/6 की हानि पर 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो अब जरा ये देखिएगा, ये रहा ए, ठीक है, और मैं डायरेक्ट सी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ए ने 1/5 के लाभ पर बेचा, यानी खरीदा 5 में था, 1 का लाभ लेकर 6 में ए ने बेच दिया बी को। बी जितना में भी खरीदा, बी ने जितना में भी खरीदा, ई भी क्या किया 20% के लाभ पर, यानी 1/5 के लाभ पर सी को बेच दिया, है ना। यानी कि 5 में खरीद पड़ा, 1 का लाभ लेकर इसने भी सी को 6 में बेच दिया। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को। अब सी क्या किया, सी जितना में खरीदा था उसके 1/6 की हानि पर बेच दिया, यानी सी खरीदा खुद 6 में था, 1 की हानि पर बेचेगा तो 5 में बेचेगा। अब ध्यान से देखना, ए का सीपी, ए का एसपी, बी का सीपी, बी का एसपी, सी का सीपी, सी का एसपी। तो ये जो मेरे मित्र है, फाइनली जो मेरे मित्र यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगा, ए का सीपी, ए का एसपी, ध्यान से देखो, ए का सीपी, ए का एसपी, बी का सीपी, बी का एसपी, और सी का सीपी, सी का एसपी, है ना। तो फाइनली यहाँ पे सी का एसपी आएगा। तो मेरे मित्र जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो। फाइनली तुझे यहाँ पे 5 और फाइनली यहाँ पे 6 नज़र आएगा। ये जो 6 नज़र आया है, ये मेरे मित्र सी का क्या है, ये सी का विक्रय मूल्य है। तो सी ने मेरे मित्र फाइनली सी का विक्रय मूल्य आया है। तो है ना, लास्ट रेशियो जो चीज़ का आता है ये फाइनल उसी चीज़ का रहता है। ओके दोस्त, तो ये देखिए मेरे मित्र, ये सी के लिए क्या हो जाएगा, इस सी के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा ये 6 जो 600 है, 6 बराबर 600 होगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर 500 हो जाएगा। और ये क्या है, ये ए के लिए क्रय मूल्य है। तो हमारा आंसर ए से शुरू हुआ, सी पे ख़त्म हुआ, इसी का, और इधर विक्रय मूल्य लिख रहे हैं तो ये सी का विक्रय मूल्य होगा, इधर क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो ए का क्रय मूल्य होगा। तो सी का विक्रय मूल्य दिया था, ए का क्रय मूल्य पूछा था। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बना सकते हैं। 1/6 की हानि का मतलब 5/6 में बेचना, 1/5 का लाभ का मतलब क्या है, 5 की वस्तु 6 में बेचना। 1/5 के लाभ का मतलब क्या है, 5 की वस्तु को 6 में बेचना है। तो आपको पता है ना कि विक्रय मूल्य के रेशियो को उलट देते हैं तो क्रय मूल्य नजर आता है। तो आप कुछ मत करिए, सी 600 में बेचा तो 5/6 में बेचा, क्रय मूल्य चाहिए, इससे एक सी का विक्रय मूल्य है 5/6, तो सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 6/5। फिर देखिए बी का विक्रय मूल्य है 6/5, उलट दो, ये बी का क्रय मूल्य हो गया। फिर देखो ए का विक्रय मूल्य, ए ने इतना लाभ पर बी को बेचा, तो ए का विक्रय मूल्य है 6/5, ए का क्रय मूल्य क्या होगा, उसको उलट दो, 5/6 हो जाएगा। सॉल्व कर दो। आप जैसे ही सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। आप सॉल्व करके देखिए मेरे मित्र क्या हो गया, 500। सी का क्रय मूल्य पर आए, बी के क्रय मूल्य पर आए और ए के क्रय मूल्य पर आए, तो फाइनली किसका सीपी आ गया, ए का सीपी आ गया। आप एक लाइन में मेरे मित्र ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र अगला सवाल ये रहा, DI देखो अगला सवाल है, कहता है कि PQRS 4 राज्य में गेहूं, चावल और अन्य खाद्य उत्पाद के उत्पादन को रेखांकित करके दर्शाया गया है। रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दें। मेरे मित्र ये देखिए, ब्लैक वाला गेहूं है, चावल का ये शेप है, और ब्लैक वाला अन्य है, चावल का ये शेप है और गेहूं का ये शेप। जैसे राज्य P की बात करते हैं तो मेरे मित्र ये देखिए, अन्य क्या उत्पादन 20 है, 20 से 70 चावल यानी 50 हो गया चावल, 70 से 150 गेहूं यानी 80 हो गया गेहूं, है ना। तो चलिए कोई नहीं, पहले देख लेते हैं, सवाल बनाते चलते उतना सोचते नहीं है। अब गई R राज्य, पढ़ते चलिए। आप समझ चुके हैं सर कि ये PQRS राज्य है, 3 प्रकार के अनाजों का उत्पादन दिया हुआ है। जैसे S में तीनों अनाज मिलाकर के 270 उत्पादन हुआ है, जिसमें 90 हुआ अन्य का, 90 से 190 यानी 100 हो गया चावल का, और 190 से 270 यानी 80 हो गया गेहूं का उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 80 हुआ है।
यहाँ पे देखिए गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 60 हुआ है। यहाँ पर मेरे मित्र गेहूं का उत्पादन, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाने जाओगे मेरे मित्र, ये हमारे पास 95 नज़र आएगा, है ना। और यहाँ देखो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 150 में 70 जाएगा तो 80 हुआ है ना। तो आपसे कहा कि आर राज्य में अन्य खाद्य का उत्पादन का प्रतिशत क्या है। आर राज्य में अन्य का उत्पादन, तो अन्य का उत्पादन हुआ है 70 कितना में, 200 में इंटू 100। जानते हो, आप कहोगे सवाल क्या पूछा और आप निकाल क्या रहे हैं। मेरे मित्र हमें पूछा कि आर राज्य का अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन का प्रतिशत क्या था, यानी राज्य आर में टोटल जितना भी उत्पादन हुआ उसमें अन्य का प्रतिशत क्या था। तो अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन हुआ है 70, जबकि टोटल हुआ है 200। तो 200 में 70 का प्रतिशत क्या है, 35। आंसर क्या लगा दिए, 35। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, जरा इसको देखो, इसको ध्यान से देखो। अब देखो ये कहा कि गेहूं के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत गेहूं पी राज्य में उत्पादित हो रहा है। तो गेहूं का कुल उत्पादन हुआ कितना है, 80 90 80 95 60 80, है ना। गेहूं का कुल उत्पादन जो है 80 95 60 और 80, आप जोड़ के देखिए हो जाएगा 315, है ना। 9 8 17 17 6 23 23 और 8 31। टोटल चारों राज्य मिला के गेहूं 315 उत्पादित हुआ है, जिसमें पी राज्य में कितना उत्पादित हुआ है, राज्य पी में गेहूं 80 उत्पादित हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि राज्य पी में गेहूं का उत्पादन 80 हुआ है, जो कुल उत्पादन का चारों राज्य मिला करके कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदल लो, आप जैसे ही बदलोगे तो आप देखोगे क्या आ जाएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे बड़ा सिंपल 26.4 या 25.4 आएगा, 26.4 या 25.4 आएगा। आप मेरे मित्र बहुत अच्छे तरीके से काम को करते हुए चले जाइए, बहुत अच्छे तरीके से काम को करते हुए चले जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। ये 25.4% आएगा, 25.4% आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी राज्यों में गेहूं के उत्पादन का प्रतिशत क्या होगा, सॉरी औसत क्या होगा। तो मेरे मित्र आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो गेहूं का कुल उत्पादन हुआ कितना है, 312। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। 4 से भाग दोगे, प्रति राज्य 78.75 नजर आएगा। ठीक है, तो मेरे मित्र आज की कारवां हो गई यहीं पे समाप्त, है ना। आज की कारवां हो गई यहीं पे समाप्त। अब आप सबों से मेरा एक निवेदन, रिक्वेस्ट है, अपना गुरुकुल आप सबों की सेवा में सदैव तत्पर है। हाँ, कभी जैसे कि आज कुछ पुराने क्वेश्चन आ गए थे तो बच्चे को थोड़ा लगा कि सर पुराना क्वेश्चन आ गया है, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखूँगा, रख रहा हूँ। आपके लिए मैं 1 घंटे अभी वीडियो शूट किया हूँ, है ना, ताकि आपकी पढ़ाई रुके नहीं, आपकी पढ़ाई चलते रहे। मेरे दोस्त, बाकी अगर थोड़ी भी असुविधा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ, स्टैटिक्स पार्ट 3 का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पापा वीडियो यानी कि मास्टर वीडियो आपको दूंगा, वो रेडी हो चुका है, पूरा का पूरा शूट हो गया है। अब उसको सिर्फ अटैच करना है, अटैच करके मेरे मित्र आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हो सकता है कि संडे इवनिंग तक प्रोवाइड हो जाए या मंडे मॉर्निंग तक प्रोवाइड हो जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लेकिन स्टैटिक्स पार्ट 3 का वीडियो कल इवनिंग तक हर सूरत में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। अपना गुरुकुल एप्लीकेशन पर
रेलवे ग्रुप डी स्पेशल एडवांस बैच 100 रुपये में, रेलवे ग्रुप डी स्पेशल अर्थमेटिक बैच केवल 100 रुपये में। ये सब बैचेज लगातार चल रहे हैं आपकी सेवा में, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पे विदा लेता हूँ आपसे और मैं भी अपने घर की ओर रवाना होता हूँ। मिलेंगे मॉर्निंग में अपनी क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद।